सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो, आवाज आ रही है कंफर्म? ओके गुड। राइज योर हैंड यदि आवाज आ रही है तो कंफर्म कर लो। ओके गुड। चलो, सॉरी फॉर 5 to 10 मिनट लेट हुआ, जस्ट बिकॉज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ओके, लिंक क्रिएट नहीं हो रही थी इसलिए। चलो, सो आज का जो लेक्चर्स है हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अभी तक मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी, सेकंड लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी की बात की थी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ मर्ज होने के बाद जो आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, उस आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी सीखेंगे। उसके बाद जो मेटलर्जी वन टाइप ऑफ द ब्रांच है साइंस की, इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है मेटलर्जी। मीन्स व्हाट, कि जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स मेटल होते हैं, उसको अलग करने की प्रोसेस जो है, वो सारी प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस सीखेंगे यदि टाइम बचेगा तो, और केमिकल प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ आपके सामने जो चीज आपको दिख रहा है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स के ये सॉरी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यहाँ आपको दिख रहा है लिस्ट है। मेटल्स यहाँ ये सारे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स है। नॉन मेटल नीचे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ऊपर नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। अब मैंने क्यों ये आपको सामने ये स्लाइड शेयर किया हुआ, इसका रीजन क्या है वो मैं पहले बताता हूँ आपको। तो जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, एटलीस्ट आपको यदि उसकी प्रॉपर्टी पता हो, उसका यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर, जब हम अपनी जन्म कुंडली निकालने जाते हैं तो जनरली क्या करते हैं, आपके पास कौन सी चीज मांगते हैं? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मांग रहे हैं आपसे, वो आपका राशि, आपकी राशि और आपकी जन्म तारीख। यदि वो दो चीज आप एटलीस्ट बता दो, टाइम बता दो, तो आपके ऊपर आप पूरा वो जन्म कुंडली बता देते हैं, हाँ कि ना? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोई भी एटॉम्स होते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये एटॉमिक नंबर जो आपको दिख रहा है वो, और उसकी कन्फिगरेशन, वो उसकी जन्म कुंडली है। यानी कि यदि उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता चल गया तो उसके बारे में काफी सारी प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मेटल्स जो है, सोडियम, मैग्नीशियम, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो, इसकी ऑर्बिट में 2 है, इसकी 1 है। काफी सारे बोलेंगे सर इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 है। बेटा ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं बोलते, ओके, इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते। ये जो राउंड किया हुआ है, इससे कोई बता सकता है कि इससे क्या आपको समझ में आया? कि यहाँ इससे हमें ये पता चला कि जो भी मेटल्स होते हैं, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट लेक्चर्स। सिमिलरली नॉन मेटल्स है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो नोबल गैसेस है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो फर्स्ट ऑर्बिट हो तो 2, अदरवाइज सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट हो तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 यानी कि यदि फर्स्ट ऑर्बिट हो तो ही एक्सेप्शनल केस है, बाकी हर एक केस में 8 ऑर्बिट होने, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो बच्चों यदि मेटल्स है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 होगा, नॉन मेटल है तो 5, 6, 7 होगा, और नोबल है तो 8 होगा। अब कॉमन लॉजिक क्या है पता है आपको? ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स क्या कहते हैं आपको? ऑक्टेट रूल्स ये कहता है कि यदि आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट रूल्स ये कह रहा है कि यदि आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वो लूज हो जाएगा। यदि एटॉम्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? लूज होगा, यानी कि वो लूज करेगी और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। यदि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यानी कि कोई चीज यदि अधूरी है तो प्रोसेस कर सकती है। अब हमने बहुत ज्यादा खा लिया है, बहुत ज्यादा खा लिया है, तो क्या होगा बच्चों? हम आराम से बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, उधर उधर जाएंगे, चलेंगे, बस डाइजेस्ट करने का ट्राई करेंगे। और यदि समझ लो हमारा पेट अधूरा है, खाली है, तो भी हम क्या करेंगे? इधर उधर भागेंगे खाने के लिए। तो ये ऐसे चीज है, ये एक्स्ट्रा है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसका जो पेट है वो क्या है?
यस विहान, क्या डाउट है बेटा? एक मिनट हो, बोल। સર 4 ઇલેક્ટ્રોન તો શું કરે, લૂઝ કરે કે પછી ગેઇન કરે? वो लूज 4 भी માં वो लूज भी नहीं करेगा, वो गेन भी नहीं करेगा, वो पार्टनरशिप करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले ये थोड़ा समझ लो, इसके बाद में ये चीज आएगी 4 वाले। ओके, तो यदि 1 2 3 है तो लूज करेगी। अभी मैं लूज और गेन की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप वाले यानी कि वो जो बॉन्ड है वो अभी मैं डिटेल में बाद में समझाता हूँ। तो यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो लूज करेगी। वो लूज कौन गेन कर लेगा? ये वाले गेन करेंगे। यदि क्योंकि उसके 5 है तो 3 गेन करेगा, 6 है तो 2 गेन करेगा, 1 है तो यानी कि क्या होगा पता है? 1 2 3 कौन है? मेटल्स है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और 5 6 वाले कौन है? नॉन मेटल्स है। तो ऐसा था, ये जरूरियत यानी कि ये जरूरत वाला था, उसके पास एक्स्ट्रा था, तो क्या किया इसने? इसको दे दिया। समझ लो। मैं इससे क्या हुआ? प्रोसेस हुई, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और कुछ नया कंपाउंड मिला आपको, यानी कि प्रोसेस होके बाद कंपाउंड मिला जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से जो कंपाउंड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। लाइक एग्जांपल 4 Na है और Cl है। तो आपको पता है Na की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 2 8 7, तो एक काम है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या होगा एक्चुअल प्रोसेस में आपको बता दूं। चलो, पहले सोडियम है, 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1 बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा, तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और गेन कर रहा है वो नेगेटिव आयन बनेगा। ध्यान रखो बच्चों, इफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और यदि कोई एटॉम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव आयन बनेगा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, सोडियम रिएक्ट विथ एन Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस बना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शंस करेगा, क्लोरीन माइनस बना। अब यहां क्या होगा पता है आपको? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये दोनों आयन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और NaCl बनता है। क्या बनता है बच्चों? ये Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे, क्योंकि यूनिवर्स का लो है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट होते हुए अट्रैक्ट होते, अट्रैक्ट हुआ और NaCl बन गया। और ये जो कंपाउंड बना उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये कंपाउंड कैसे बना? Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कोई एक लूज करेगा कोई गेन करेगा, यानी कि लूज और गेन करने से जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। गॉट इट? राइज योर हैंड इफ यू गॉट। ओके, गुड। तो कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ये क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में वो भी आएगा था कि सर यदि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ना करो, यदि उसके आउटर मोस्ट, चलो 1 2 3 हो गए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए वो लूज करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। 5 6 7 वाले गेन करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। तो सर ये नोबल गैसेस का क्या होगा? यदि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है तो कॉमन सेंस है बच्चों, मैंने एक चीज आपको बताई थी, ये क्या है? भूखे, यानी कि ये क्या है? ज्यादा खा लिए है, तो ज्यादा खाएंगे तो क्या करेंगे? लूज करेंगे, उल्टी कर देंगे। ये क्या है? 5 6 वाले भूखे है बेचारे, तो क्या करेंगे? बाहर से खाने का ट्राई करेंगे, तो ज्यादा खा लिया तो भी प्रोसेस हुई, कम खाया है भूखे तो भी प्रोसेस हुई। लेकिन ये वाले तो ऑलरेडी दरा चुके, यानी कि उसने ज्यादा भी नहीं खाया, कम भी नहीं खाया, भूख भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं खाया, यानी कि वो अपने हिसाब से आराम से बैठेंगे। किसी के ना उसको खाने की जरूरत है ना उसको उल्टी करने की जरूरत है। यानी कि ये नोबल गैसेस जो है ना वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं बच्चों। कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे हीलियम Cl, नियोन Cl या आर्गोन SO4, ऐसा कभी भी नहीं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये जितने भी नोबल गैसेस के मैंने नाम दिए, वापस रिवाइड कर रहा हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये सारे नोबल गैसेस फ्री स्टेट में होते, गैसेस के फॉर्म में होते, कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो चलो सर 8 भी समझ लिया कि 8 वाले रिएक्ट नहीं करते, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और रिएक्ट नहीं करते। 1 2 3 है वो लूज करते, 5 6 7 है वो गेन करते।
तो अभी जो विहान का क्वेश्चन था कि सर इफ यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि बच्चों ए बिजनेसमैन है, बी बिजनेसमैन है, दोनों के एक बिजनेस बनाना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए ए के पास समझ लो 1 लाख रुपए की जरूरत है, इसके पास 51,000 है, इसके पास 49,000 है। तो ये क्या करेगा, 1,000 उसको दे देगा, जा बच ले जा, और दोनों कंबाइन होकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे 50-50 पार्टनरशिप से। हो गया बिजनेस। इसमें क्या हुआ, लूज हुआ और गेन हुआ। हाँ कि ना, 1,000 रुपए का लूज हुआ, गेन। तो अब ये जो 1,000 रुपए है उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करो। इसके पास ज्यादा थे तो लूज कर दिए, कम किसके पास थे, क्लोरीन के पास, तो उसने गेन कर दिए। अब यदि दोनों दोनों 50-50 वाले हो तो चलो बोलो बच्चों क्या हो सकता है। यहाँ आयोनिक कंपाउंड बना, लूज और गेन हुआ। यहाँ क्या हो सकता है, दोनों के पास 50-50 हो। राइज योर हैंड इफ यू गॉट इट। कौन बोल सकता है, बोलो। यदि दोनों के पास सेम अमाउंट में रुपीस है तो क्या करेंगे दोनों। हेलो यार, पार्टनरशिप कर लेंगे दोनों। क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। समझ लो ये है, मैं एग्जांपल फॉर बात कर रहा हूँ। ऐसे कोई एग्जांपल में आपको दू हीलियम की बात कर रहा हूँ। चलो आप बोले कि सर हीलियम, आप बोले फ्री स्टेट में होता तो हीलियम 2 कैसे हुआ। तो मैं बताऊँ आपको, हीलियम है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हीलियम है उसके आउटर मोस्ट में 2, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल बात करें तो हम नियोन की बात करते हैं। चलो नियोन है, आउटर मोस्ट में 8 है, इसके 8 है, तो ये सारे जनरली कंबाइन, वो ये डबल स्टेट में होते हैं। मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको अलग से दू, अलग से सेम वाले एग्जांपल। तो ऑक्सीजन का देख लो, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको क्या है, ऑक्सीजन से आपको पता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 6 बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब ऑक्सीजन है ना, वो क्या करेगा पता है, ये दूसरे उसको ऐसा है कि मैं दूसरों के पास से मैं नहीं लूंगा, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी ऐसी है, मैं किसी के पास उधार नहीं लेता। तो क्या दूसरा क्या ऑप्शन है कि उसका बिजनेस स्टार्ट हो सके। हाँ, एक ही ऑप्शन है कि यदि ये जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है 2-2 और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये 2-2, शायद इसके पार्टनरशिप कर दे, इसकी पार्टनरशिप कर दे ऑक्सीजन। उसके पास ऑलरेडी 4 तो थे ही बच्चों, देखो ये 4 और ये 4, ये ऑक्सीजन के पास भी 4 थे। जो बाकी के जो 2 थे, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 4 तो थे। ये 2 किसके थे, ऑक्सीजन के थे। ये 2 किसके आए, इस ऑक्सीजन वाले। ये हम अलग कलर डाल देते आपको कंफ्यूजन ना। अब क्या होगा पता है, ये दोनों पार्टनरशिप कर देंगे ऐसे, जिससे क्या होगा, ये 4 तो थे ही ऑक्सीजन के, ये 4, अब ये जो 2 थे ना उसके भी कहलाएंगे और इस साइड के यानी ए वाले के भी कहलाएंगे और बी वाले के भी कहलाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इससे उसको डिटेल में समझाएंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, 2-3 लेक्चर के बाद। और लेकिन अभी इतना समझ लो कि जब यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, आपका डाउट था इसलिए मैं जस्ट खाली थोड़ा सा समझाया, इसमें डिटेल में नहीं गया हूँ अभी। यदि ऐसे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले क्या करते, 2-2 की पार्टनरशिप कर देते या 4-4 की पार्टनरशिप कर देते, इससे 8 हो जाता, पार्टनरशिप करते। यहाँ क्या होता था, लूज और गेन होता था। एक तो दे ही दिया भाई, 13 है जा, उसमें इसके पास 51,000 था, उसने दे ही दिया, उसके पास 49 था, जा बस मैं 50,000 वाला, तू 1,000 ले ले, हो गए। ओके, लेकिन पहले यदि 5-5 ही होते तो कोई एक दूसरे को देगे ही नहीं, तो क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। तो उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, उस कंपाउंड को बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन मैं यहाँ आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्स ईच अदर, एक दूसरे से एकदम हाई बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो वो एकदम हाई बॉन्ड से जुड़ जाने के बाद उसको अलग करना बहुत टफ हो जाता है। तो हाई बॉन्ड से जुड़ने के बाद अलग करना टफ हो जाता है, तो जनरली उसका जो स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट होता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और थोड़ा सा ब्रिटल, और उसको पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो कोई डाउट किसी को।
प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो सॉलिड होता है, दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एकदम हाई होता है, स्ट्रांग होता है, और उसको हम कट में कर सकते हैं। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि आप आराम से उसको इजीली उसको मेल्ट नहीं कर पाते। क्यों? दोनों एकदम हाई बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, उसको अलग करना टफ हो जाता है हमारे लिए। सो दैट्स वी कैन नॉट सेपरेट इट। सो इसीलिए उसका मेल्ट करना, बॉइल करना टफ हो जाता है, ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ओके, सॉल्युबिलिटी किसके अंदर वो सॉल्व होगा, सॉल्यूबल किसके अंदर होगा, तो जनरली वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। पानी के अंदर डालो, जैसे एग्जांपल फॉर आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो NaCl, NaCl को पानी में डालो, क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन केरोसिन में, पेट्रोल में NaCl को डालोगे तो सॉल्यूबल होगा नहीं, इसलिए वो इनसॉल्यूबल रहेगा बच्चों। पेट्रोल और केरोसिन में NaCl यानी कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो इनसॉल्यूबल्स होते हैं। कोई डाउट किसी को? Okay, now conduction of electricity. Conductions of electricity यानी कि क्या हम आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो देखो, आपको याद होगा, आपको शायद पता नहीं होगा, पानी जो प्योर फॉर्म में होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। यदि प्योर फॉर्म में डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में आप NaCl डाल दो, पानी, पानी के अंदर मीठा डाल दो, ओके, सॉल्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। यानी कि NaCl जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। यानी कि कंपाउंड जो है आयोनिक कंपाउंड, मैं NaCl तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो दूसरा भी कोई भी कंपाउंड हो सकता है, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। क्यों पास कर सकते हैं? क्योंकि कंपाउंड जो है आयोनिक कंपाउंड वो 2 आयन से बना होता है, और जहां आयन होते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली हो सकती है। लेकिन बच्चों खास ध्यान रखो, आप खाली NaCl के टुकड़े लोगे ना, मीठे सॉल्ट के बड़े बड़े टुकड़े, और इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो नहीं होगा। खाली पानी लोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन आप NaCl को पानी के अंदर डाल दोगे और वो मिक्स हो जाएंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मीन्स व्हाट, यदि सॉलिड NaCl होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जो वाटर प्योर फॉर्म में होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन यदि उस NaCl को वाटर में डाल दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। वाई? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जस्ट बिकॉज ये जो NaCl है ना, वो यदि सॉलिड फॉर्म में होगा तो एकदम हाई बॉन्ड से जुड़ा है, इसको अलग नहीं कर सकते। यदि अलग नहीं हुए, आयन नहीं बने, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती। लेकिन हम NaCl को पानी के अंदर डाल दे, यदि पानी के अंदर डाल दे तो पानी क्या करेगा, इसके बीच में आ जाएगा, Na और Cl के बीच में, और अलग कर देगा दोनों को। यानी कि यदि पानी के अंदर डाला तो ये दोनों अलग हो सकते, लेकिन सॉलिड फॉर्म में था तो अलग नहीं हो सकते। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ध्यान रखो बच्चों, कि यदि वो सॉलिड फॉर्म में है, यदि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द हाई रिगाइड स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इससे वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन यदि वो मोल्टन स्टेट में हो पानी के अंदर, तो इसके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है, और कम होने के बाद वो आयन मूव हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों सभी को? राइज योर हैंड। ओके, देखो मैंने अपना जान डाल दिया समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझो, ऑटोमेटिकली याद रह जाए। तो फिर से प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो आयोनिक कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर, सॉलिड फॉर्म में होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉल्यूबल, किसके अंदर सॉल्यूबल है, तो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, लेकिन केरोसिन पेट्रोल के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
हाँ, सॉलिड हो तो उसके अंदर से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन यदि उसको मोल्टन से पानी के अंदर मिक्स कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ओके, नाउ अब हम मेटल्स की बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं मिल जाते। यदि डायरेक्टली मिल जाते तो एल्यूमिनियम का भी वही रेट होता, लोखंड का भी वही रेट होता, आयरन का यानी कि लोखंड का भी और कॉपर का भी वही रेट होता, और गोल्ड और सिल्वर का भी वही रेट होता। यदि आराम से इजीली हर एक मेटल एक अच्छे से आराम से इजीली डायरेक्टली फ्री फॉर्म में मिल जाते तो हर एक की रेट इक्वल होती। लेकिन आप देखो, मेटल में एक जो है गोल्ड, इसकी वैल्यूएशन देखो और आयरन की वैल्यूएशन देखो। एक छोटे से गोल्ड के टुकड़े से टन, थाउजेंड्स करोड़ ऑफ टन्स ऑफ आयरन, आप थाउजेंड्स टन्स ऑफ आयरन आप खरीद सकते हो, छोटे से छोटे टुकड़े से। इतना सा टुकड़ा है आपके पास लोखंड गोल्ड का, तो उससे आप टन, ज्यादा से ज्यादा टन, लाखों टन आप आयरन खरीद सकते। ऐसा क्या है? आयरन इजीली मिलता है, गोल्ड इजीली मिलता नहीं है बच्चों। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होते हैं। आपको पता ही होगा, अर्थ के क्रस्ट में काफी बार फ्री फॉर्म में होते हैं या तो वो किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। जो एल्यूमिनियम है ना बच्चों, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट, इजीली मिलना और अच्छा कोई मेटल्स हो तो है एल्यूमिनियम, और उसके बाद आते हैं आयरन एंड कैल्शियम। अब हम जो आपने यहाँ सर बताया कि फ्री स्टेट में और कंपाउंड स्टेट में क्या है, तो मैं पहले बात करता हूँ फ्री स्टेट, या तो उसकी नेटिव स्टेट भी बता सकते हैं फ्री स्टेट, या तो उसकी नेटिव स्टेट। तो फ्री स्टेट मीन्स व्हाट? तो बच्चों, फ्री यानी कि वो फ्री ही मिल रहा है, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे फ्री फॉर्म में, यानी कि वो मिक्सर नहीं होते, आपको उसको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा ये गोल्ड है, बस उठा लो उसको, थोड़ा सा फिजिकली प्रोसेस अलग, थोड़ा सा उसको अच्छा तो घुमा दो, सब कुछ कर दो तो बाद में बन जाएगा गोल्ड। ये सारे एटम्स है ना मेटल्स, वो सारे क्या है? एग्जाम्पल है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इसलिए तो महंगे होते हैं क्योंकि वो फ्री फॉर्म में। अब बोलोगे सर फ्री फॉर्म में है तो उसको अलग करने के लिए पैसे भी नहीं लगे, तो सच मेटल्स आर बाई सो एक्सपेंसिव। बेटा जो फ्री में मिलता है ना, यहाँ ऐसी चीज है, ये फ्री ऐसे यानी कि मुफ्त में नहीं बता रहा हूं मैं। फ्री यानी कि वो खुद अकेले ही होते, दूसरों के साथ मिक्स नहीं होते। अब जो चीज दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती उसको पहचाने कैसे? लाइक एग्जाम्पल फॉर मैं बताऊँ, मेरे पास FeSO4 है, FeSO, तो मैं देखूंगा कि मैं इसके अंदर Fe है, आयरन पार्टिकल स्टिक हो जाते, आयरन पार्टिकल स्टिक हो जाते। इसका मीनिंग ये क्या हुआ? मेटल्स आयरन हुआ इसके अंदर, तो हम पता चल गया आयरन है तो अलग कर सकते। अब आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, तो उसको अलग कहां से करोगे? एक मिनट बेटा, हाँ एक ही मिनट। ओके सॉरी। तो फ्री स्टेट में मिल रहे ये सारे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ओके, फ्री स्टेट में उसके नेटिव फॉर्म में मिल रहे। ओके, ऑन रिएक्टिव है ना, इसलिए इजीली वो नहीं मिलती, आपको पता ही नहीं चलता, उसको हम ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। ऑन रिएक्टिव है ना, जैसे लाइक एग्जांपल फॉर, आपके क्लास के अंदर दो बच्चे, एक जो है वो रिएक्टिव है, उसका नाम लिया तुरंत पता चल जाएगा, हाँ सर बोलो। एक ऐसा एक जो पता ही, वो खुद ऑन रिएक्टिव है, पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं सर, तो मैं उसको ढूंढ पाऊंगा कहीं? पूरी स्कूल के अंदर एक रोहन नाम का एक बच्चा है, ओके, अब मैं जाऊंगा, यदि रोहन रिएक्टिव होगा तो क्या होगा? जैसे ही मैं जाऊंगा, बोलाऊंगा रोहन, तो तुरंत बाहर आ जाएगा, रिएक्टिव है। और रोहन खुद सोता है, सोया हुआ है, अनरिएक्टिव है, तो कहां से मैं ढूंढ पाऊंगा रोहन को? क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारे ऑन रिएक्टिव है, नहीं मिलती इजीली, इसलिए एक्सपेंसिव है। गॉट इट? तो कंपाउंड, कंबाइंड स्टेट में कौन कौन होते हैं? तो जनरली कॉपर जो है और सिल्वर है, कंपाउंड फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंपाउंड स्टेट में भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सारे कंपाउंड फॉर्म में, यानी कि दूसरों के साथ मिक्स होते हैं। जैसे मैं बताऊं, Fe क्लोरीन या
FeS ऐसे मिक्स होते। आयरन खुद अकेला नहीं मिलता कभी भी, वो किसी के साथ मिक्सर में होता है। आपको आप मेटल्स को निकालोगे ना अर्थ के क्रस्ट में से, तो कभी मेटल्स में से यानी कि आयरन आपको अकेला नहीं दिखेगा, या कोई दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ ही मिलेगा आपको। अब मिनरल एंड ओर है, क्या है मिनरल एंड ओर? देखो ये सारी चीज है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ आपको। मिनरल यानी कि जिसके अंदर मेटल और उसके कंपाउंड मिलते हैं ना, उसको मिनरल बोलते हैं। मिनरल एंड और यानी कि ऐसी चीज, ऐसा मिक्सर जिसके अंदर आपको मेटल्स मिलता है। लाइक एग्जांपल फॉर, आपको ये बनाना है तो पहले ये कॉपर का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपर लेना पड़ेगा, प्योर कॉपर। अब कॉपर कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर से। क्या इसके अंदर सब कुछ कॉपर ही होता ना? कॉपर के साथ सल्फर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, सैंड पार्टिकल भी हो सकते हैं, डस्ट पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे उसमें से पहले तो कॉपर को अलग करना पड़ेगा। अब ये जो कॉपर उसके साथ प्योर फॉर्म में नहीं है, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसमें से दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी, बाद में कॉपर बनेगा और उसका मैं शेप दूंगा। समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो। तो ये जो चीज है उसको और है बोलते हैं। और यानी कि जिसके अंदर मेटल्स एंड उसके कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं फ्री या कंबाइंड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द ओरे। जैसे कि आपको एल्यूमिनियम देना, एल्यूमिनियम चाहिए, तो एल्यूमिनियम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम ऑलवेज क्या होगा, ऐसे मिलेगा, बॉक्साइड के अंदर मिलता है या क्ले के अंदर मिलता है। अब उसको, अब एल्यूमिनियम इसके साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसको अलग करना पड़ेगा और एल्यूमिनियम निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, आप मानोगे नहीं, एक एल्यूमिनियम का ये जो बॉक्साइड ओरे है जिसमें से एल्यूमिनियम मिलता है, ये बॉक्साइड, उस बॉक्साइड की वैल्यू मैं आई एम नॉट 100% श्योर, आपको मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन जस्ट एवरेजली वैल्यू बता रहा हूँ, जस्ट आपको पता चले। बॉक्साइड समझ लो आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो एल्यूमिनियम 200 रुपए किलो है। इससे पता चल गया कि जो बाकी के 180 रुपीज है मुझे वो कहाँ देने। अब 180 में आपको पता है कि 100 रुपीज तो वैसे दुकान वाले कमीशन में ले जाएंगे, बाकी की 80 रुपीज है, तो 80 रुपीज में क्या फैक्ट्री वाले ले जाएंगे। फैक्ट्री वाले क्यों 80 रुपीज लगा दिया उसने, क्योंकि वो लाए थे तो बॉक्साइड 20 रुपए किलो में, लेकिन उसमें से निकला खाली थोड़ा सा ही एल्यूमिनियम, तो ये प्रोसेस करनी पड़ती है, उसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ओरे यानी कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स जिसके साथ दूसरी चीज मिक्स है। नाउ मेटलर्जी, मेटलर्जी यानी कि जो प्योर मेटल्स होता है उसको ओरे में से निकालने की जो प्रोसेस है, इसको हम मेटलर्जी बोलेंगे। बाद में उसको रिफाइन भी करना पड़ता है क्योंकि हम उसको यूज कर सके। यानी कि ओरे में से प्योर मेटल जो निकालने की प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे मेटलर्जी। दैट इज कॉल्ड द मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इन्वॉल्व extractions of metals from their ore and then refining them for uses। ओके, उसको अलग करना होता है और बाद में हम उसको अपने यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसका बाद में। नाउ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ओरे, नेचर ऑफ मेटल्स एंड दैट इम्प्योरिटी प्रेजेंट। यानी कि जो मेटलर्जी की प्रोसेस होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन सा ओरे है, उसके अंदर कौन सा मेटल्स है और उसके अंदर कौन से टाइप की इम्प्योरिटी है। जैसे कि एल्यूमिनियम को अलग करना बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आयरन को बहुत इजीली अलग कर सकते हो। ये को इजी है यानी कि उसको लेस एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो ये भी है लेकिन लेस है, सस्ता है थोड़ा। एल्यूमिनियम इसलिए महंगा है क्योंकि ये जो बॉक्साइड होता है, जैसे आपको यहाँ बता दिया बॉक्साइड, उसमें से एल्यूमिनियम को अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता, ऐसी प्रोसेस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी पड़ती है, इसलिए एल्यूमिनियम महंगा हो जाता है। तो ओरे जो था वो ऐसा था, इसलिए एल्यूमिनियम महंगा हुआ क्योंकि उसका नेचर ऐसा था। यानी कि मेटलर्जी में अलग अलग फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब यहाँ कौन से मेटल्स में कौन सी चीज यूज होगी, कौन से मेथड यूज होगी, तो वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। 3 टाइप के मेटल्स होते हैं। ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स, ये मीडियम रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव। तो बच्चों ये जो नॉन, ये तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है कहाँ मिलता है। वो ढूंढ लिया तो आपको मिल गया। वो प्योर फॉर्म में ही होता है जनरली। ओके, थोड़ी सी फिजिकल प्रोसेस करनी पड़ती है उसको, बाकी प्योर फॉर्म में होता है। केमिकली उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ये मीडियम वाले हैं, उसको अलग करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस यूज करनी पड़ती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। और ये जो ऊपर वाले हैं
वो हाईली रिएक्टिव है। तो उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। आपको मैं यदि कंपेयर करूं, एक बच्चा है जो होमवर्क कर रहा है, होमवर्क किया है, ओके सॉरी, कोई एक बच्चा है, उसको मैंने बोल दिया भाई ये करना है, डायरेक्टली ऐसा था तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मीडियम रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा। ओके, ये पागल है। तीन समझ लो, तीन पागल है आपके सामने। ये पागल बेचारा बैठा रहता है नॉन रिएक्टिव, कुछ किसी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है, तो कोई इसको कुछ भी नहीं करेगा डायरेक्ट। लेकिन इसको अलग करने के लिए मुझे कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके, खाली बोलूंगा भाई तू बेटा यहाँ आ जा तो आ जाएगा, काम करना है तो कर सकेगा उसको। लेकिन ये रिएक्ट मीडियम रिएक्ट यानी कि बोलता है, इधर उधर भागता है, ये सब कुछ करता है, तो उसको थोड़ा एक दो लगाने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कुछ प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी उसको। अब ये जो है ना हाईली रिएक्टिव, बहुत बड़ा पागल है, यानी कि कहीं भी किसी को भी कुछ भी मार सकता है, किसी को भी हार्म इफेक्ट कर सकते हैं। यदि ज्यादा से ज्यादा ऐसे पावरफुल इंसान पागल को यदि आपको अच्छा करना है, तो आपको पता है कि जब लोग पागल हो जाते हैं तो उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ऐसे याद रख सकते हो आप, हाईली, मीडियम एंड नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव यानी कि नीचे वाले, मीडियम यानी कि बीच वाले, और हाईली यानी कि ऊपर वाले। आपको सीक्वेंस तो वैसे ही पता है, केना के माल, जिंक के फिलेट, CUHG AgAU, ये वाले, ये नए कोई नहीं है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, ये जो है ना वो ऐसे IMP इसलिए नहीं क्योंकि ये पूछ नहीं सकते, लेकिन इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यदि मेटल हाईली रिएक्टिव है तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करते और प्योर मेटल में कन्वर्ट करते। यदि वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसको दो प्रोसेस करनी होती है। ये दो, मीडियम रिएक्टिव है तो दो फॉर्म में होते हैं, या तो कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड फॉर्म में, यानी कि उसके साथ कार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। सल्फाइड फॉर्म यानी कि सोडियम सल्फेट, ऐसा मैं सोडियम तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वहां। सल्फेट यानी कि SO4 सल्फेट हो रहा है, जिसके अंदर SO3 SO2 ऐसे आयन होते हैं ना, उसको सल्फाइड हो रहे बोलते हैं। और कार्बोनेट यानी कि जिसके अंदर CO3 होता है, कार्बोनेट हो रहे बोलते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस से ये सारे अलग हो जाएंगे, रोस्टिंग प्रोसेस से ये सारे अलग हो जाएंगे, और ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा। अभी मुझे पता है आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये पूरा का पूरा 2-3 लेक्चर्स के बाद में आपको ये वापस इस पेज पे लाऊंगा और सब कुछ आप इजीली समझ सकोगे। जस्ट खाली अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ऑक्साइड बनने के बाद आपको रिडक्शन करोगे, रिडक्शन से प्योर मेटल बनता है। नॉन मेटल यानी कि लो रिएक्टिव तो दो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, ऐसी काफी सारी प्रोसेस जिससे हम उसको रिफाइन करते हैं। तो बच्चों हम जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं वो ये है, लो रिएक्टिव मेटल्स को फिजिकली कैसे अलग करते हैं। उसके बाद यदि टाइम बचेगा तो हम ये भी सीख लेंगे मीडियम वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो चीज सीखेंगे, और उसके बाद ये वाली चीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर। तो पूरा का पूरा हमारा 2 से 3 लेक्चर्स कवर होगा, पूरा का पूरा 2 से 3 लेक्चर्स कवर होगा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज को सीखेंगे। पहले ये सीखेंगे, आपको जस्ट नजर घुमा देता हूँ अभी टाइम है तो, कि कैसे हम ये अभी हम मैं जो बता रहा हूँ ना आपको पिक्चर्स ये वाली बता रहा हूँ कि लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग करते। लाइक एग्जांपल फॉर, उसको क्रशिंग कर दो, ग्राइंडिंग कर दो, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे अलग करो, एक्सट्रैक्शन कर दो मेटल से, रिफाइन करो, प्योरीफाई करो, जैसे अलग अलग प्रोसेस है। जिसमें फर्स्ट है क्रशिंग प्रोसेस, तो आपको पता है क्रशिंग कैसे करते, ग्राइंडिंग कैसे करते, जैसे बड़े बड़े ग्राइंडर होते हैं, उसमें से आप पार्ट डालो तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग यानी कि जो घर पे घरघंटी होती है ना, जैसे बड़ा सा वीट का दाना है, ओके, उसमें से बाद में क्या हो जाता है, लोड बन जाता है, फ्लोर बन जाता है। तो इससे ये जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द क्रशिंग प्रोसेस। टेक्स्ट बुक में ये चीज नहीं है, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको खाली नजर घुमा देता हूँ, बाद में मैं PDF भेज दूंगा आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाद में हम क्या करेंगे, गेंग फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, उसको प्रोसेस का अनवांटेड इम्प्योरिटी, अनवांटेड इम्प्योरिटी यानी कि जो चीज आपको नहीं चाहिए, जैसे लाइक आयरन पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल में समझ लो कि डस्ट रस्ट लग गई है, रस्ट को अलग करने की प्रोसेस। बाद में हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस होती है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों, जस्ट खाली खाली बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में कहीं भी डिटेल में नहीं कहीं भी दिया ही नहीं है, लेकिन जरूरत थी उसको समझाने की कि एटलीस्ट पता चले आपको कि ऐसी कुछ प्रोसेस होती रहती है। डिटेल में जा सीखना है आपको तो जाके
हाइड्रोलिक वॉशिंग टाइप कर लो यूट्यूब के अंदर, तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस डिटेल में वहां मिल जाएगी। अभी मैं नहीं समझाऊंगा, ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर का टॉपिक है, बहुत टाइम लग जाएगा। एक फ्लोटेशन प्रोसेस होती है और ये मैग्नेटिक, ये दो प्रोसेस मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये दो प्रोसेस एग्जाम ओरिएंटेड है। कहीं वैसे टेक्स्ट बुक में तो नहीं दी है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए आपकी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर समझा दूंगा। ओके, वैसे 2 मिनट ही बची है, तो मैं शायद ऐसा पॉसिबल हो तो इसका भी वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा पूरा। ओके, तो डिटेल्स में हम बाकी की बात करेंगे। आज के जो लेक्चर्स में हमने सीखा उसका सम अप करें, बहुत डिटेल में हम गए थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस के अंदर ऑक्टेट स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट होता है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है लूज और गेन से, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी देखा था, प्रॉपर्टी देखी आयोनिक कंपाउंड की, मेटल्स कैसे मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, मेटल्स, मिनरल्स और ओरे क्या होता है, मेटलर्जी प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग एटम्स जो होता है मेटल्स होते हैं उसको अलग अलग कौन कौन से मेथड से अलग करते हैं उसके लिए रिएक्टिविटी के बेसिस पे, और ये सब कुछ बेसिक प्रोसेस हमने देखी थी। ये सारी चीज के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे बच्चों। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ रख रहा हूँ। ओके, होमवर्क में आपको मैं जो पीडीएफ फाइल भेजू आज के लेक्चर्स की, उसमें से लर्न कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका ओरल पूछूंगा। ओके, चलो बाय, यहाँ मैं लेक्चर्स को एंड कर रहा हूँ, बाय।